हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ये देखिए, हम एक नया चैप्टर आपका शुरू कर रहे हैं, रिटर्न, जीएसटी रिटर्न्स। उससे पहले आपका बेस बनाएंगे कि रिटर्न क्या होती है। जब बेस बन जाएगा तो उसके बाद इस चैप्टर को अंजाम देंगे। वैसे देख सकते हैं चैप्टर आपका करीब करीब 6वें पेज नंबर पर शुरू हो रहा है और 15वें पेज नंबर तक जा रहा है। तो यानी कि 9 पेजेस का है करीब करीब। 2 सेशन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस, अगली 2 क्लास में आपका रिटर्न का चैप्टर यानी जीएसटी रिटर्न का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जीएसटी रिटर्न के चैप्टर के बाद हमारे कितने चैप्टर्स और बचेंगे? तो एक बचेगा सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई का मतलब क्या होता है। उसके बाद बचेगा एग्जिम्शन और बचेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। जहाँ तक मुझे याद है ये 3 ही चैप्टर आपके शेष रह जाएंगे अगली 2 क्लासेस के बाद, जो कि फटाफट यानी कि नेक्स्ट 6 to 7 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार हम ये सारा कंप्लीट कर लें तो उसके बाद हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे और साथ में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं सीएस एंड सीएमए के सिलेबस के, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएसटी रिटर्न क्या होती है वो मैं आपके साथ अभी बता देता हूँ। जीएसटी रिटर्न क्या होती है, देखिए, कोई भी सप्लायर है, समझिएगा इसको। सप्लायर का मतलब सामान बेचता है, सर्विसेज भी दे सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सप्लायर जो भी सामान की आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, आउटवर्ड सर्विस दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस पर जो है जीएसटी कलेक्ट करेगा। और जो इन्होंने सर्विसेज ली या इनपुट लिए या कैपिटल गुड्स लिए, फिक्स्ड एसेट्स लिए, उस पर जो जीएसटी पे करा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। तो यानी कि आउटपुट जीएसटी पे करने के लिए माइनस कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट और बैलेंस अमाउंट जो है उसे पे करेगा। तो आपकी जो जीएसटी रिटर्न है वो एक रिटर्न नहीं होती है, वो कई रिटर्न्स होती है। यानी कि आप आउटवर्ड सप्लाई जो कर रहे हैं उस आउटवर्ड सप्लाई को डिनोट करने के लिए जीएसटीआर 1 बनी हुई है। मतलब आज जो भी मैं आउटवर्ड सप्लाई करूंगा उसकी डिटेल में जीएसटीआर 1 में डालूंगा। और ये जनरली जिनको महीने महीने में भरनी होती है वो हर महीने ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 10th तारीख तक, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको जो है रिटर्न भरनी होती है। अब एक आपको जो है मैं ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, आपने इसमें अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डाली है कि मैंने किस किस व्यक्ति को उसका जीएसटीएन नंबर होगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करा होगा, और अनरजिस्टर्ड को करा होगा तो आप उसको अलग से शो करेंगे, बट उसमें जीएसटीएन नंबर नहीं होगा। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है और आपने उसको अपनी जीएसटीआर 1 में शो करा है, उस केस में वो सामने वाले के लिए तो इनपुट होगा। अगर आप उसे अपने आउटवर्ड में दिखा रहे हैं तो सामने वाले के लिए वो इनपुट होगा। और सिमिलरली जिससे आपने सामान खरीदा है उसने अपनी आउटवर्ड जीएसटी रिटर्न यानी जीएसटीआर 1 में शो करा होगा तो वो आपके लिए इनपुट होगा। तो जब सभी लोग अपना जीएसटीआर 1 भर देंगे तो जिन जिन लोगों को उसने सर्विस या गुड्स की सप्लाई करी है उन सभी के पास ऑटोमेटिकली एक जीएसटीआर 2A रिटर्न जनरेट हो जाएगी कि भैया ये सर्विसेज आपने, ये गुड्स आपने लिए हैं, उस पर इतना इतना जीएसटी आपने पे करा है। ऑटोमेटिकली जनरेट होगी सभी की जीएसटीआर 1 से। तो जिस जिस की जीएसटीआर 1 में आपका नाम लिखा हुआ था वो आपके जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस जिसका नाम आपने अपनी जीएसटीआर 1 में लिखा था आउटवर्ड सप्लाई में, वो उसकी जो है जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि भैया मैंने ये सामान खरीदा है, इससे 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 सिस्टम ऑटोमेटिकली निकाल लेगा। ये प्रोसीजर होता है। अब ये दोनों जब रिटर्न हो जाती हैं तो इसमें जो है एक प्रोविज़न डाला हुआ है कि सभी लोगों को जो है 10 तारीख तक अपना जो है ये रिटर्न भरनी है जीएसटीआर 1। उसके बाद 11 से लेकर 15 तक जो है वो कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब जो है ऑटोमेटिक रिटर्न जनरेट होती है, बैक एंड पर जो है सिस्टम प्रोसेस करता है। ये सब होने के बाद आप जीएसटीआर 3B यानी कि इसमें आउटवर्ड भी जाएगा, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस भी होगा, इसमें जीएसटी की लाइबिलिटी भी जनरेट होगी और आप जो है पेमेंट भी टैक्स की करेंगे, साथ में रिटर्न को भी सबमिट करेंगे। ये रिटर्न आप जो है 20 तारीख तक भर सकते हैं अगले महीने की। तो पहले सब लोग अपनी आउटवर्ड जीएसटी की रिटर्न भर देंगे, सारी की सारी डिटेल डाल देंगे 10 तारीख तक, फिर 11 से 15 कुछ नहीं डालेंगे और फिर उसके बाद 20 तारीख तक जीएसटीआर 3B को भरेंगे। ये है जनरल प्रोविजंस। जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं उनके लिए अलग प्रोविजंस बने हैं, और कुछ लोगों को जिनका टर्नओवर कम है उनको भी बेनिफिट दिया है क्वार्टरली रिटर्न भरने का। वो सब बातें भी हम जानेंगे। अगर मान लेते कि जीएसटी रिटर्न भरी और उसमें गलती हो गई तो कोई बात नहीं, जब अगली बार की जीएसटी रिटर्न भरोगे
तो उसमें जो है चेंजेस जो है वो उसमें शो कर दोगे कि भैया पिछले रिटर्न में ये गलती थी, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। तो वो सारी डिटेल जो है आप डाल सकते हैं। अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं, आपकी बुक से जो है पढ़ना शुरू करते हैं। अगर बेसिक आपको समझ में आ गया है, इसमें हम ये भी जानेंगे कि रिटर्न के क्या क्या कंटेंट होते हैं, रिटर्न चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, रिवाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते, अमेंडमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, और कितने टाइप की रिटर्न होती है। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भरनी है, उनकी अलग रिटर्न है। फर्स्ट रिटर्न है, एनुअल रिटर्न है, जो साल खत्म होने के बाद एक और रिटर्न भरनी होती है, पूरे साल की अलग से भरनी होती है, वो भी रिटर्न क्या होती है वो पढ़ेंगे हम, उस रिटर्न को क्या बोलते हैं। तो सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। द टर्म रिटर्न ऑर्डिनरली मीन्स स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी आप कुछ इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के माध्यम से शेयर कर रहे हैं टैक्स अथॉरिटी के साथ, उस चीज़ को रिटर्न बोलते हैं। इनकम टैक्स में भरोगे इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी में भरोगे जीएसटी रिटर्न। इन एनी टैक्स लॉ, filing of returns constitutes the most important compliance procedure which enables the government या tax administrator to estimate the tax collection for a particular period and determine the correctness and completeness of the tax compliance of the tax payers। ये बोलते हैं भैया किसी भी टैक्स लॉ में, जीएसटी की हो या ना हो, इनकम टैक्स हो कोई और लॉ हो, हर जगह पे रिटर्न जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस प्रोसीजर होता है। क्योंकि जब तक आप डिटेल शो नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट के पास वो डेटा नहीं आएगा जिसके बेस पर वो एनालिसिस कर पाएँ, मैच कर पाएँ कि भैया इतना टैक्स कलेक्ट हुआ, इतना आप लोग शो कर रहे हैं, कहाँ मिसमैचिंग है, और उसकी करेक्टनेस और कंप्लीटनेस जो टैक्स का कंप्लायंस टैक्स पेयर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसको पता लगा पाएँ। तो जब तक रिटर्नें नहीं भरोगे, डिटेल नहीं शो करोगे, तब तक गवर्नमेंट भी कैसे चीज़ों को चेक करेगी बैकएंड पर, ये कैसे उसमें से वेरीफाई करेगी इतने रिटर्न को जो है, इतने % रिटर्न को जो है हम दोबारा से चेक करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे। तो पहली बार तो किसी ना किसी को डिटेल डालनी पड़ेगी ना। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो जाती है, चाहे GSTR 1 हो, GSTR 2, अभी 2 तो खैर हट चुकी है थोड़े टाइम के लिए, बट अगर आएगी तो भी, GSTR 3 भी हो, GSTR 5 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की हो, मतलब कहीं भी जगह कोई एरर हो गया, कोई ओमिशन हो गया, कुछ रह गया है, दैट कैन बी करेक्टेड अप टू द डेट विच इज़ अर्लियर ऑफ। करेक्शन करनी है अगर कुछ भी गलती हो गई या रह गया लिखना, कोई डिटेल शो करनी थी, इनवॉइस की डिटेल डालनी थी नहीं डाली, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट बार के रिटर्न में दिखा सकते हैं, बट उसका भी एक समय सीमा है। ये नहीं कि भैया इस महीने के रिटर्न में कुछ रह गया, 5 साल बाद उसको शो करना चाहता हूँ, नहीं होगा। गलती हो गई है, उसको नेक्स्ट रिटर्न में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में जब भी आपको पता लगती है आप करेक्ट कर सकते हैं, बट कब तक मैक्सिमम कर सकते हैं वो यहाँ पर दे रखा है। डेट ऑफ फर्निशिंग GSTR 3B ऑफ सितंबर ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, यानी GSTR 3B जिसमें आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों की डिटेल जाती है, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है जिसके बेस पर आप टैक्स देते हैं, वो GSTR 3B जो हर महीने की अगली 20 तारीख को देनी होती है। तो जब आपका साल खत्म हो रहा है, जिस भी साल में एरर और ओमिशन रह गए हैं, वो साल खत्म होने के बाद जो अगला सितंबर आएगा, जैसे हमारा अगर मान लो चल रहा है 20-21-22 ईयर चल रहा है, तो 21-22 ईयर खत्म होने के बाद सितंबर 22 आएगा। तो 21-22 ईयर में अगर कोई ओमिशन रह गई है, एरर हो गया है, तो उसको सितंबर 22 की जब रिटर्न भरोगे 3B यानी कि 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर की डेट तक आप करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, डेट ऑफ फर्निशिंग द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। जो भी एनुअल रिटर्न है, यानी कि आपका जो 21-22 ईयर खत्म हुआ, उसमें हर महीने आपने रिटर्न भरी, हर महीने खत्म होने के बाद अगले महीने की 20 तारीख तक आपने 3B भरी, 10 तारीख तक GSTR 1 भरी, फिर GSTR 2A जनरेट हुई, फिर GSTR 3B 20 तक भरी। ये प्रोसीजर चल रहा था। अब 21-22 ईयर पूरा हो गया, तो वो पूरा होने के बाद आपको पूरे साल की एक और रिटर्न भरनी होती है जिसे एनुअल रिटर्न बोलते हैं। उसकी जो डेट है भरने की वो 31 दिसंबर है, यानी कि जो 1 अप्रैल 21 है उससे 31 मार्च 22 का जो पीरियड होगा वो खत्म हो गया, तो उस ईयर की आप एक एनुअल रिटर्न भी भरेंगे जो 31 दिसंबर 22 तक भर सकते हैं। वो उसकी फाइनल डेट है, बट ज़रूरी नहीं कि आप 31 दिसंबर का वेट करें, हो सकता है आप अगस्त में ही भर दें। तो यानी कि डेट ऑफ फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, नॉट द ड्यू डेट बट द डेट ऑफ फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न आपने भर दी 15 अगस्त को, वैसे छुट्टी होती है 14 अगस्त को या 13 अगस्त को या 12 अगस्त को, कभी भर दिया आपने 31 दिसंबर का वेट नहीं किया, तो एनुअल रिटर्न ही भर रहे हैं, तो उससे पहले पहले जो भी करेक्शन है पिछले साल की, कोई इनवॉइस रह गया है, ओमिशन हो गया, तो करेक्ट कर लीजिए। और अगर सितंबर के बाद भर रहे हैं यानी अक्टूबर के बाद भर रहे हैं एनुअल रिटर्न, तो कम से कम 20 अक्टूबर तक तो आप
चेंज कर ही लीजिए। तो दोनों में से जो भी अर्लियर है तब तक आपको चेंज करना है अगर कोई एरर ओमिशन रह गया है। सिंस GSTR 3 हैज़ बिन डेफर्ड, पहले GSTR 2 थी, GSTR 3 थी, 2 को भी हटा दिया, 3 को भी हटा दिया। 2 की जगह पे बस वो 2A 2B आती है और 3 की जगह पे 3B, मतलब नामकरण चेंज कर दिए। जो ओरिजिनल रिटर्न थी उनको भी सस्पेंड कर दिया है। सिंस GSTR 3 हैज़ बिन डेफर्ड बाय GST काउंसिल, हेंस अ पर्सन हु हैज़ फर्निश GSTR 3B विल नॉट बी क्वालिफाइड टू फर्निश GSTR 3। मतलब जो लोग भी GSTR 3B भर रहे हैं वो GSTR 3 नहीं भरेंगे, और GSTR 3 कोई भर ही नहीं रहा है क्योंकि सबके लिए सस्पेंड करा हुआ है। मान लेते हैं कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, उस केस में भी भैया आपको बोला है कि आप नील GSTR ज़रूर भरेंगे, यानी अगर कोई एंट्री नहीं है तो भी आप ज़रूर भरेंगे। बट कैसे भरेंगे? SMS के थ्रू। बस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS कर देंगे नील रिटर्न के लिए। जो भी टेक्स्ट मैसेज गवर्नमेंट ने बताया होगा, आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसको आप वेरीफाई कर देंगे। हालांकि आप नील रिटर्न नहीं भर सकते हैं अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई करा है। मान लेते हैं कि कोई एग्जेम्प्ट गुड है, यानी ऐसा गुड है जिस पर, ऐसे गुड्स हैं जिस पर कि GST नहीं लगता है, वो हम एग्जेम्पशन के चैप्टर में करेंगे। अब उस पर GST तो नहीं लगा बट आपने सप्लाई तो करा ना। अगर आपने सप्लाई करा, उस केस में आप उस महीने की नील GST रिटर्न नहीं भर सकते, चाहे GST रिटर्न आपकी 1 हो, 3B हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी रिटर्न हो भैया। 4 जो है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए होती है, यानी GSTR की कोई भी रिटर्न हो, नील रिटर्न तब भरोगे जब कोई सप्लाई ही नहीं है। मान लेते हैं कि आपने जो है जिस पे GST नहीं लगता उनकी सप्लाई आपने करी है उस महीने, नील रेटेड गुड्स हैं, गुड्स पे टैक्स लगता है 0% रेट पर, ऐसे भी कुछ गुड्स हैं। आपको सप्लाई मिली है जिस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, या फिर कोई पुराना आपका जो भी महीने की आपने रिटर्न भरी थी उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है और वो करंट मंथ में आपने आइडेंटिफाई करी है और वो अमेंडमेंट आप करना चाहते हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है। उस केस में आप SMS से नील रिटर्न नहीं भरेंगे बल्कि प्रॉपर रिटर्न भरेंगे आप। जब कोई एक्टिविटी नहीं हुई है तो उसे नील रिटर्न बोलते हैं, और उसमें कंप्लाइंस से बचने के लिए भैया CA जो है 1500 रुपये पर रिटर्न लेता है। आपकी अगर कोई गतिविधि नहीं हुई है उस पर्टिकुलर महीने में तो आप CA को पैसा देने से बच सकते हैं। GSTR SMS के ज़रिए जो है बुक कर सकते हैं, यानी कि फिल कर सकते हैं। GSTR में क्या क्या डिटेल जाती है आउटवर्ड सप्लाई में, वो यहाँ पर मेंशन है। किस किस को भरनी होती है वो भी सेक्शन नंबर 37 में दे रखा है, रेड विद रूल नंबर 59 ऑफ CGST रूल्स। तो जब भी हम रूल्स पढ़ते हैं वो CGST के हम रूल्स पढ़ते हैं, जब भी हम सेक्शन नंबर पढ़ते हैं हम CGST के सेक्शन नंबर पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 37 है और रूल नंबर 59 है। ये कहता है किन किन लोगों को GSTR 1 भरनी होती है। तो सभी प्रकार के रजिस्टर्ड पर्सन को भरनी होती है, सभी प्रकार के कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन को भरनी होती है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भरनी होती है, नॉन टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को माइनस 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 माइनस, ध्यान से पढ़िएगा, इनको भरनी होती है बट इनको नहीं भरनी होती है GSTR 1। इनके लिए अलग रिटर्न भरी हुई है। जो लोग TDS काटते हैं, TCS कलेक्ट करते हैं, ऑर्डर सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, इन लोगों को GSTR 1 नहीं भरनी है। कुछ और भरना ज़रूर होगा पर GSTR 1 तो नहीं भरना है। अब सारी चीज़ें आपके कोर्स में नहीं है बट हाँ नॉन रेजिडेंट वाला कोर्स में है, बाकी कोर्स में नहीं है। सभी लोग भरेंगे, इनको छोड़कर। देखो माइनस का साइन दे रखा है, बड़े ट्रिक प्ले करते हैं ये रिटर्न कब तक भरनी होती है मैंने आपको बताया, अगले महीने की 10 तारीख तक भरनी होती है। लगभग सभी लोगों के लिए सेम प्रोविजन है। और फिर 11 से 15 तक आप कुछ भी नहीं भरेंगे, 11 to 15 आप कुछ भी नहीं फिल करेंगे। ठीक है। अब GSTR 1 के कंटेंट क्या क्या होते हैं, रिटर्न में क्या क्या होंगे, भाई कैसे पता लगाएं, समझ में नहीं आ रहा। सबसे आसान तरीका है आप गूगल करें, आपका होमवर्क है, गूगल पे जाएं, GSTR 1 टाइप करें, फॉर्म को डाउनलोड करें और डाउनलोड कर पढ़ें कि GSTR 1 फॉर्म में क्या क्या चीज़ें जाती है। ये आपका होमवर्क है। मैं थ्योरेटिकली आपको करा रहा हूँ क्या क्या डिटेल जाती है, वो यहाँ पर दे रखा है। अगर आप रिटर्न भरेंगे तो उसमें अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपना नाम, अपना ट्रेड नेम दोनों अलग हो सकता है। आप कंपनी हो सकते हैं बट किसी और नाम से आप ट्रेड कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल हो सकते हैं बट आपके बिजनेस का नाम कुछ और हो सकता है। एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का क्या था, ईयर एंड मंथ किसका भर रही हैं, HSN वाइज समरी आप देंगे। जो गुड्स की आपने सप्लाई करी है उन सब के HSN कोड होते हैं, सर्विस के भी कोड्स होते हैं, वो सारी डिटेल आप डालेंगे कि भैया इस वाले पर्टिकुलर गुड का इतना मैंने टर्नओवर भेजा, ये सप्लाई मैं करता हूँ। डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड, मतलब वही बिल ऑफ सप्लाई दिया है, टैक्स इनवॉइस दिया, उनकी डिटेल भी आप डालेंगे। अब कैसे डिटेल को आप शो करेंगे आउटवर्ड सप्लाई के लिए, उसकी भी कैटेगरीज बनी हुई है। यानी कि आपने बिजनेस टू बिजनेस कितनी सप्लाई करी, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को कितनी सप्लाई करी वो अलग से आता है। बिजनेस ने कस्टमर को कितनी सप्लाई करी जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर थी एक इनवॉइस की, इनवॉइस वाइज होती है ना, ये टोटल नहीं होती।
B2C इंटरस्टेट सप्लाई जो आपने करी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कस्टमर को, और इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा थी, उनकी अलग से डिटेल शो होगी टोटल में। पीछे एनेक्स्चर लगेंगे, पूरी डिटेल लगेगी, वो अलग कॉन्सेप्ट है। पर जो रिटर्न में मुख्य तौर पर इंपॉर्टेंट में ब्रैकेट्स बनकर आएंगी डिटेल्स, ऐसे ऐसे यहाँ पर आएगी। तो मैं कह रहा हूँ ना, रिटर्न खोल कर देखिएगा ऐसे कि भैया B2B कितनी करी, B2C इंटरस्टेट ग्रेटर देन 2.5 लाख इनवॉइस वैल्यू, तो वो सारी डिटेल जो है यहाँ पर शो होती है, वो सारी डिटेल जो है यहाँ पर शो होती है। कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ अदर B2C सप्लाईज, जो 2.5 लाख से ऊपर नहीं है उनको अलग शो करेंगे, 2.5 लाख से ऊपर वालों का टोटल अलग शो करेंगे। जीरो रेटेड कौन से गुड्स हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट्स कौन से हैं, ये कौन से गुड्स होते हैं? भाई आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सामान बेच दिया तो माना जाएगा कि आप एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट पर GST नहीं लगता है। इवन उसे हम जीरो रेटेड गुड्स भी बोलते हैं कि भले ही एक पर्टिकुलर गुड की जो है 18% की रेट है, बट अगर मैंने उसको SEZ को दे दिया तो वो जीरो रेटेड गुड माना जाएगा, उस पर कोई भी GST नहीं लगेगा। तो ऐसे जो है मैंने डीम्ड एक्सपोर्ट मानकर वहाँ पर सप्लाई कर दिया। डेबिट क्रेडिट नोट जो है मैंने इशू कर दी, उसकी डिटेल अलग जाएगी। मैंने भैया इस महीने कितना डेबिट नोट दिया, क्रेडिट नोट दिया। हाँ, इंडिविजुअल डिटेल बाद में लग सकती है, बाद में पीछे एनेक्चर्स लग सकते हैं, भैया टोटल इनवॉइस अपलोड करो, सारी इनवॉइसेस की डिटेल अपलोड करो, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट जो रिटर्न का मुख्य तौर पर जो ऊपर ऊपर का हिस्सा होगा उसमें इन कैटेगरीज में बांटकर आपको डिटेल शो करनी होगी। मैंने कितने निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड या जिन पे GST के दायरे से जो बाहर है उनकी मैंने सप्लाई करी है। अमेंडमेंट फॉर प्रायर पीरियड, पहले कुछ मैंने भर दिया था उसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, नॉट डेबिट और क्रेडिट नोट, बट आई एम मेकिंग सम चेंजेस। मैंने कहा ना एरर हो गया, ओमिशन हो गया, कुछ गलत लिख दिया, उसको ठीक करना चाहता हूँ। एडवांस कितना रिसीव हो गया, ये एडवांस कितना आप एडजस्ट कर रहे हैं, जो पिछली बार आपने रिसीव किया था उसको आपने शो करा था। तो GSTR 1 में ये सारी डिटेल जाती है। देखा जाए तो जो भी बिजनेस में हुआ है वो शो करना पड़ता है, और इसीलिए आप वहाँ पर शो करते हैं। पर्सन्स हैविंग अ टर्नओवर ऑफ अप टू 1.5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि पिछली बार का 1.5 करोड़ से कम था और करंट का भी जो है 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं किया है, क्योंकि अगर पिछली बार का 1.5 करोड़ से कम था और करंट ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पिछली बार का ही टर्नओवर चेक कर रहे हैं, पर करंट ईयर का भी जो है डेफिनेटली 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन छोटे कारोबारियों को कुछ बेनिफिट दिया है, कोविड के चलते बेनिफिट दिया गया है, नॉर्मली नहीं है, नॉर्मली जो प्रोविजन पड़े वही है सर, पर कोविड के चलते कुछ बेनिफिट दिया है। वो क्या बेनिफिट है कि वो अपना GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पर भर सकते हैं, और ये फैसिलिटी सिर्फ मार्च 21 तक का जो क्वार्टर है उसी के लिए एप्लीकेबल है। तो पहले सबके लिए मंथली था GSTR 1, 10 तारीख तक भरो अगले महीने की, बट जो छोटे कारोबारी हैं उनको सिर्फ कुछ समय के लिए क्वार्टरली भरने की परमिशन दे दी है, अपनी रिटर्न वो क्वार्टरली भर सकते हैं। और इस केस में जो ड्यू डेट होगी वो 10 तारीख नहीं होगी, बल्कि क्वार्टर ख़त्म होने के बाद जो महीना आ रहा है उसकी 13वीं तारीख होगी, उसकी 13th तारीख होगी। समझ गए आप, या मुझे समझाना पड़ेगा? जैसे कि मान लेते हैं एक क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर है, 2022 कर लेते हैं। अब ये क्वार्टर ख़त्म हुआ तो जो है इस क्वार्टर की डिटेल आपको 13 जनवरी तक भरनी है, 23। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर ख़त्म होगा तो उसकी डिटेल आपको जो है 13 अप्रैल तक भरनी है। जनवरी टू मार्च 23, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। किसको दिया है परमिशन? भाई जिसका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं था, या पिछले साल नहीं, उसने करंट ईयर में एनरोल कराओ अपने आप को, पिछला साल का उसका कोई टर्नओवर हो ही ना, करंट ईयर में उसने रजिस्टर कराओ और उसका करंट ईयर का टर्नओवर भी 1.5 करोड़ से उस केस में कम ही रहा, तो उसे जो है बेनिफिट दिया है थोड़े टाइम के लिए, अगले साल हट जाएगा, मतलब मार्च 21 के बाद हट जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेज एंड रिवाइज इनवॉइसेज। मैंने कहा ना कि मोटा मोटा आपने पहले तो दे दिया डिटेल कि भाई ये B2B करी, B2C करी, बट डिटेल इनवॉइस वाइज डिटेल भी जाती है। इशूड इन रिलेशन टू सप्लाईज मेड बाय हिम टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग अ मंथ एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशूड। GSTR 1 में ये भी डिटेल जाती है, यानी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई का देखो कैसे जाता है, पूरा चार्ट दे रखा है। B2B मैंने कितना करा, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड दोनों की कैटेगरी बांट के डालूंगा। B2C मैंने कितना करा, इंटर और इंटरेस्टेड अलग अलग से डालूंगा। जो इंटरेस्टेड करा उसका कंसोलिडेटेड एक इनवॉइस दे सकता हूँ। जो वैल्यू मैंने इंटरेस्टेड भी करी बट 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं थी, वो हर स्टेट का कंसोलिडेटेड एक इनवॉइस डालकर शो कर सकता हूँ। क्यों?
क्योंकि B2C कर रहा है भैया, अनरजिस्टर्ड को कर रहा है, वो कंज्यूम करेगा, वो उसका इनपुट लेगा ही नहीं। जो 2.5 लाख से ज़्यादा थे उसमें इनवॉइस वाइज डिटेल में अपलोड करूँगा, और जो मैंने B2B सेल करी है वो चाहे इंटर हो या इंट्रा हो, वो तो इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करूँगा ही करूँगा, क्योंकि अगर मैं इनवॉइस वाइज डिटेल डालूंगा तभी तो वो सामने वाला अपना इनपुट में शो करेगा GSTR 2A में। सभी लोग अपना GSTR 1 भरेंगे तो सबके GSTR 1 से निकाल कर जो जिसने जिसको सप्लाई करी है उन सभी को GSTR 2A में डिटेल मिल जाएगी, भैया ये आपने सप्लाई ली है और इसका आप इनपुट ले सकते हैं। आफ्टर ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 की जब ड्यू डेट आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो उस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि सभी लोगों को GSTR 2A मिल जाएगी वेरीफाई करने के लिए कि अब वाकई में आपने इतना सामान खरीदा है यहाँ से जिसका आप इनपुट ले सकते हैं। तो ये जो है पूरी प्रक्रिया होती है। और एक बार आपने GSTR 1 भर दी और GSTR 2A जनरेट हो गई, आपने उसको चेक कर लिया और मॉडिफिकेशन है तो मॉडिफिकेशन भी कर लिया, उसके बाद आप जो है महीने की फाइनल GSTR 3 भी जो है भरते हैं, जो सेक्शन नंबर 39 में लिखा है, रूल नंबर 61 में लिखा है, GST कौन सा, CGST रूल्स, CGST एक्ट। सभी रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेंगे 20 तारीख तक, जो भी महीना होगा उसके अगले महीने की 20 तारीख तक इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद जो टैक्स बचता है वो पे करेंगे गवर्नमेंट को, और अपनी रिटर्न भी भर देंगे GSTR 3B में 20 तारीख तक ही, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। अगर आप GST पे नहीं करेंगे और उससे पहले ही रिटर्न भर देंगे तो उसे हम वैलिड रिटर्न नहीं मानेंगे, माना जाएगा कि आपने रिटर्न भरी ही नहीं है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, देखिए GSTR 1 जो है उसके लिए तो 1.5 करोड़ की लिमिट लगी हुई है टर्नओवर की, क्वार्टरली बेनिफिट दिया है। GSTR जो 3B है उसमें एक बेनिफिट दिया है, और बेनिफिट ये है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, बिलो 5 करोड़ है, उनके लिए ड्यू डेट जो है कुछ स्टेट्स में बढ़ा दी है, यानी 20 तारीख की जगह 22 या 24 कर दी है कुछ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में, सिर्फ मार्च 21 तक के लिए, यानी कोविड के चलते कुछ दिन का जो है बेनिफिट दिया है। आप याद नहीं करेंगे ये चीज़, मुझे लगता है सही रहेगा, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होगी अननेसेसरी। बट कोविड आ गया तो हर जगह पे डेट जो है इनकम टैक्स में भी TDS की रेट और यहाँ पर भी जो है वो ज़्यादा कम हो गई है। GSTR 3B जो एक सिंपल रिटर्न है जिसमें समरी आती है सिर्फ, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, रिवर्स चार्ज, भैया इनवर्ड सप्लाई में रिवर्स चार्ज में अगर मुझे देना है तो वो डिटेल भी शो करूँगा ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट में कितना ले सकता हूँ, टैक्स की पेमेंट क्या है वो सब मैं शो करूँगा। दस GSTR 3B डज नॉट रिक्वायर इनवॉइस वाइज डेटा ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जी नहीं, इनवॉइस वाइज डिटेल आपने GSTR 1 में अपलोड कर दी है और सारा बाइफर्केशन दिखा दिया, B2B, B2C, इंटर स्टेट सब कुछ आपने शो कर दिया, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। GSTR 3B में कुछ नहीं आता, उसमें तो टोटल डिटेल आती है बस। आप अगर आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो टोटल आउटवर्ड सप्लाई, टोटल आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो बनता है वो आप टोटल डालकर एक समरी फॉर्मेट में GSTR 3B भरेंगे। आउटवर्ड, इनपुट, रिवर्स चार्ज में इतना देना है, टोटल टैक्स आया, टैक्स की पेमेंट कर दी, GSTR 3B भर दी है। ये आपको हर महीने भरनी होती है, ठीक है ना। इसके क्या क्या कंटेंट होते हैं नीचे देखेंगे, बट इफ़ रजिस्टर्ड पर्सन डजंट फाइल रिटर्न फॉर अर्लियर पीरियड देन ही विल नॉट बी अलाउड टू फाइल रिटर्न फॉर द करेंट पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आपको भरना जरूरी है। अगर आप नहीं भरेंगे तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट पीरियड की रिटर्न भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे ही नहीं। तो अगर पिछली नहीं भरी तो करेंट भी नहीं भर सकते। साथ में GSTR 3B में ही सारी डिटेल जाती है कि भैया ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, ये एडिशनल आपने टैक्स की पेमेंट करी है जो आपकी कैश लेजर में गई होगी। पेमेंट ऑफ टैक्स में करवाया था मैंने, कैश लेजर में कैसे इंपैक्ट होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे जाता है, लाइबिलिटी लेजर में कैसे आते हैं, तो वो सारे लेजर जो है ना वो आपके GSTR 3B में जो डिटेल आप डालोगे उससे अपडेट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपने कैश की पेमेंट करी होगी तो आप शो करेंगे, तो शो करके जब रिटर्न भरेंगे तो ऑटोमेटिकली लेजर आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे कि भैया इस व्यक्ति ने जो है 5 लाख रुपए का इसका आउटवर्ड था, इसने 2 लाख का इनपुट ले लिया, इसकी 3 लाख की पेमेंट बन रही थी, इसने कैश लेजर में पैसे डाले थे, उससे पेमेंट कर दी है। तो उससे जो है सारा का सारा आपका जो है लेजर्स और रिटर्न भरने से सारे लेजर्स अपडेट हो जाएंगे। कॉन्टेंट्स ऑफ GSTR 3B क्या है भैया, देखिए कंटेंट तो लगभग वही सेम ही है कि आपको जो है अपना गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपना लीगल नेम, ईयर और मंथ, किस मंथ की भर रहे हैं, कौन से साल की भर रहे हैं वो डालेंगे आप, और उसके साथ जो है आप अदर डिटेल्स भी जो है सबमिट करेंगे। अदर डिटेल्स में क्या क्या आएगा, समराइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। देखिए ब्रैकेट है, एंड के बाद जो है, एंड के बाद गैप है। GSTR ये भी आपका होमवर्क है, इसको एक्चुअली में डाउनलोड करिए। GSTR 1 कैसे दिखती है, 3B कैसे दिखती है, सब डाउनलोड कर आप देखिए। तो यहाँ पर जो है आप
आउटवर्ड सप्लाई एक नंबर आएगा बस यहाँ पर। रिवर्स चार्ज में जो इनवर्ट सप्लाई आपने करी है उसका एक नंबर आएगा, भाई इतना है। सप्लाई की डिटेल आएगी, जीएसटी लाइबिलिटी की डिटेल आएगी, जो आपस में सेट ऑफ करते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी का जो सेट ऑफ वगैरह होता है वो शो होगा, और बैलेंस जो पेमेंट करनी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। साथ ही में जो है समराइज डिटेल आएगी, इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर, यानी कि जो यूएनओ की एजेंसी है या फिर कॉन्सुलेट है, एम्बेसी, हाई कमीशन है। तो समराइज डिटेल जो है यहाँ पर शो कर दी जाएगी। किसकी? जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है, जो कॉम्पोजिशन वालों को सप्लाई करी, क्योंकि वो इसका इनपुट नहीं लेते हैं। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनके पास है वो भी रिफंड क्लेम करते हैं, भैया वो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसे आपने सप्लाई करा है। एलिजिबल या इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका कितना है, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी है, या जिस पे 0 रेट पर ही टैक्स लगता है वो कितना है, या नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज आपने कितना करी है, पेमेंट ऑफ टैक्स टीडीएस एंड टीसीएस का क्रेडिट अगर आपको मिल रहा है, अगर आप उसमें फॉल करते हैं, तो ये सारी डिटेल जो है जीएसटीआर 3B में शो होती है। जीएसटीआर 3 कंटेन्स डिटेल्ड इनवॉइस वाइज डिटेल, बट अभी हम जीएसटीआर 3 की बात नहीं कर रहे हैं, बट करेंटली डेफर्ड बाय जीएसटी काउंसिल। अर्लियर जो है जीएसटीआर 3 में भी सारी इनवॉइस वाइज डिटेल जाती थी, उसको हटा दिया और कहा सिंपल जो है जीएसटीआर 1 भरते हो उसमें आप सारा आउटवर्ड सप्लाई दे दो, उसके बाद जीएसटीआर 3B भरो जीएसटीआर 3 की जगह, और उसमें जो है सिर्फ समराइज डिटेल दो भैया कि ये जो है मैंने आउटवर्ड सप्लाई करी है, ये मेरी इनवर्ट सप्लाई है रिवर्स चार्ज वाली, और ये मैंने कॉम्पोजिशन वालों को करी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है, इंटरस्टेट सप्लाई। इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा बनता है जो मैं ले रहा हूँ, या जो इनएलिजिबल है वो सब आप शो करते हैं। कई बार इनएलिजिबल भी हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में कि कब होता है। और निल रेटेड या एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी करी है, या जिस पे जीएसटी नहीं लगता वो सप्लाई आपने कितनी करी है, वो सारी डिटेल जो है यहाँ पर शो होती है। और फाइनली जो आप टैक्स की पेमेंट करते हैं वो भी यहाँ पर शो होती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में जो हैं पढ़ेंगे। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत आसान है, और आसानी से जो हम इसको पूरा भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका अच्छा बेस बन गया होगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन। तब तक जो है सबको रिवाइज कर आइएगा। टाटा एंड बाय बाय।